हेलो वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो बात करते हैं आज एक और मस्त तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक की यार। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है और छोटा सा प्यारा सा, ज्यादा थियोरेटिकल बिल्कुल भी नहीं है, न्यूमेरिकल आता है और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, उसके एसी सर्किट की बात करेंगे और आप सबको पता है कि क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है इससे, और हम बहुत इजीली उसको डील करके आ सकते हैं। और दोस्तों कैसे हो आप लोग, और उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय जो टाइम है वो टेस्ट का एनालिसिस करने का और रिवीजन का टाइम है बॉस, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं आपसे कनेक्ट करने वाला हूं, आपसे बात भी करने वाला हूं पर्सनली तौर पे। ओके, किस तरीके की सिचुएशन है और किस तरीके से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। कभी भी किसी भी टाइप की सिचुएशन अगर आपको हैंडल नहीं हो रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कस करने से ही आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा अगर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करने वाले हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी मेहनत करते रहें और अपने जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करते रहे विद इन टाइम, अपने डाउट्स को मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लियर आपने करते रहना है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के मिशन, आज की कहानी मेरी जुबानी। ओके, मिलके सीखने वाले हैं इसके कंसेप्ट को, ठीक है। तो बात करने वाले हैं यार अल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो हम एसी की बात करेंगे, ठीक है। दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, ओके, और जिसको नाम बोलते हो आप एसी, ठीक है। तो यहां पे बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो इससे आज के इस लेक्चर में इसका सारा जो पहला एक क्वेश्चन आता है ना, वो यहीं से आने के उसमें चांस बने रहते हैं। तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, मस्त तरीके से सीखेंगे कि किस टाइप से आप उसकी वैल्यूज को सीख सकते हो, उसके कंसेप्ट को सीख सकते हो और उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल को इजीली क्रैक कर सकते हो। देखो, अल्टरनेटिंग करंट है क्या, इसको जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज डायरेक्ट करंट, राइट। व्हाट इज डायरेक्ट करंट, ठीक है। ओ दो बार, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा बॉस व्हाट इज द डायरेक्ट करंट, राइट। तो देखो यार, डायरेक्ट करंट का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी करंट है ना, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी करंट जो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, राइट, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, है ना, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। मतलब यू कैन से विच फ्लोज इन 1D भी लिख सकते हो, है ना, 1D भी लिख सकते हो, विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ओके बॉस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, लाइक कि विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है ना। और यू कैन राइट विच does not changes its direction। तो नो प्रॉब्लम, एक छोटा सा प्यारा सा पॉइंट बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई इसकी डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं करती है, दैट्स व्हाई इसको नाम दिया गया है डायरेक्ट करंट का। तो समथिंग लाइक दैट, अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज योर करंट, ओके। तो इसका ग्राफ आप ऐसे देखते थे। देखो ये जो करंट है ये कांस्टेंट टाइप की करंट है, और इस करंट की वैल्यू किसी भी टाइम पे देखो आपको कांस्टेंट ही मिलेगी, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, बट इस टाइप की करंट को हम एक कांस्टेंट करंट का नाम देते हैं। हाँ, ये डायरेक्ट करंट है लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा सर, मतलब कैसे, मतलब ऐसे भी तो हो सकती है, दिखने में करंट ऐसे भी तो हो सकती है, आप ऐसे समझो, देखो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। ये जो करंट है ये देखो ऊपर ही है, पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव साइड में ही है, नेगेटिव साइड में है ही नहीं, मतलब नॉट लाइक दैट कि ऊपर भी है नीचे भी है, देखो प्लस में भी है नेगेटिव में भी है, तो पॉजिटिव में भी डायरेक्शन शो कर रहा है, नेगेटिव में भी डायरेक्शन शो कर रहा है, तो दिस इज नॉट डायरेक्ट करंट, राइट। सो इसको आप कह सकते हैं फुल वेव रेक्टिफाइड करंट, राइट। तो ये एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो इस टाइप के आउटपुट को आप बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफाइड, है रेक्टिफाइड। अगर आपको याद हो, रेक्टिफिकेशन आपने पढ़ा था सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में बहुत बेहतरीन तरीके से, तो इस टाइप की करंट को भी डायरेक्ट करंट का ही नाम दिया जाएगा, है ना। अब वो बस उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल सा फंडा ये है कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे। एंड ये कांस्टेंट टाइप की है, ये एक वेव साइन
फंक्शन टाइप का आप मान सकते हो, ठीक है, जो एक पॉजिटिव रीजन में ही अपनी वैल्यू को शो कर रहा है, केवल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी वैल्यू को शो कर रहा है केवल, तो इस टाइप की करंट को हम बात कर रहे हैं। अच्छा सर, मतलब अगर अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करना हो तो उसकी डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज हो रही होगी, कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस, और अल्टरनेटिवली यू कैन से द पीरियोडिकली चेंज हो रही होगी। यस मैन, अल्टरनेटिंग करंट को आप एक तरीके से डिफाइंड कर देते हैं कि विच चेंजेस, है ना, विच चेंज, मैं जस्ट लिख रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे, है ना, अदरवाइज हमें पता तो होता ही है कि भाई जिसकी डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज वो करती रहती है अपनी डायरेक्शन, राइट। सो विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन अल्टरनेटिवली, ठीक है, ओके, अल्टरनेटिवली, राइट, इस तरीके से आप लिख सकते हो, और पीरियोडिकली, ठीक है, आप पीरियोडिकली भी लिख सकते हो, ठीक है, राइट, ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऐसी करंट जो अल्टरनेट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करती हुई आगे बढ़ रही होगी या पीरियोडिकली अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही होगी, उसको नाम दिया गया एसी, अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें डायरेक्शन चेंज हो, बात खत्म, ठीक है। कैसे सर? अगर आप एक कांस्टेंट टाइप की करंट लोगे, देखो एसी को डिनोट करने के लिए, तो फिर आपको ये लाइन ऐसे कांस्टेंट नहीं ड्रॉप करनी पड़ेगी, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। कैसे सर? देखो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये यहां तक गया, फिर देखो ये पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में भी मिलेगा, ठीक है, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में मिलेगा, इस तरीके से आपकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। पहले आप समझ लो, थोड़ा सा फील लो पहले, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर आगे एंड सो ऑन। सो ये अल्टरनेट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए आगे बढ़ रही है ना, कांस्टेंट टाइप का फंक्शन है, नो डाउट। आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर वैरिंग करंट बोलते हैं हम इसको, रेक्टेंगुलर एसी बोलते हैं हम इसको, राइट। तो अच्छा सर, हमने तो ऐसे देखा था, हाँ ऐसे देखा होगा, ये आईटी इस तरीके से देखा होगा कि भाई ऐसे गई, और देखो इसको नेगेटिव में भी लेके जाओ, नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, तो प्लस माइनस, तो ये अल्टरनेट में डायरेक्शन चेंज कर रही है, जस्ट लाइक अ वेव, है ना, ये तो वेव है एक तरीके से, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव में भी वेरी कर रही है, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, तो अल्टरनेट पे डायरेक्शन चेंज कर रही है बॉस, पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज कर रही है बॉस। तो यहाँ पे जो ये करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, यहाँ पे जो करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, बट यहाँ पे जो करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। ये पॉजिटिव 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 है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव में ही है, लेकिन ये तो आपको पता ही चल गया, दिस इज कॉल्ड एज एसी। अब ये कौन सी एसी है? ये जो ग्राफ है ये एक साइनोसोडल ग्राफ होता है, साइन फंक्शन का ग्राफ होता है, इसलिए इसको साइनोसोडल एसी कहते हैं, है ना। जो भी एसी हम पढ़ेंगे उसका नाम देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे बेहतरीन तरीके से, जिससे एक पिक्चर बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर रहने वाली है कि भाई किस तरीके की चीजें हमारे दिमाग में और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आप उसको डील करोगे, कौन सी करंट को क्या नाम दिया जा रहा है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग जो वैरी कर रही है। एक रेक्टेंगल टाइप का फॉर्म बना रही है, देखो रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगुलर वैरिंग एसी बोल दिया। ये भाई साइन फंक्शन को डिनोट कर रही है, साइन का ग्राफ होता है ना यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसको आप बता सकते हो यार, सर ऐसे भी तो हो सकता है। मैंने कहा कैसे सर? ऐसे भी तो हो सकता है, ये आईटी है और ये, और देखो ये वाला जो ग्राफ है ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और ये अगर जीरो से स्टार्ट ना हो, ये कहीं यहां से स्टार्ट हो जाए और ऐसे वैरी करे, भाई ये भी तो है प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिवली जा रही है। चूंकि ये कॉस का फंक्शन ग्राफ है तो कोसाइनोसोडल इसको एसी बोला जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस के फंक्शन को ये फॉलो कर रही है। तो ये भी अल्टरनेटिवली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, वो अलग बात है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, बट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन तो चेंज कर रही है ना। ऐसे समझो, पहले फील ले लो, फिर देखेंगे क्या क्या पूछा जा सकता है, आप क्या क्या सॉल्व करके आ सकते हो, सब सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। पहले सीख लो कि पहचान कैसे करें, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से, देखो भाई एसी तो है, एसी का जस्ट मीनिंग होता है कि अल्टरनेटिवली उसकी करंट की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, बात खत्म। अब वो कौन सी एसी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, उसी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। अगर आपको पहचान करनी नहीं आएगी तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो, राइट, ओके कूल। अच्छा सर ऐसे भी तो हो सकता है, मान लिया ये T है, ये करंट I है, और ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। हाँ बिल्कुल हो सकता है यार, देखो ये पॉजिटिव में, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी अल्टरनेटिवली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, लेकिन इसके चलने का तरीका अलग है, और ये एक ट्रायंगल टाइप का बनाना है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर, ठीक है, एसी, इसको हम ट्रायंगुलर वैरिंग एसी का नाम देते हैं, ओके। तो जो जैसा दिख रहा है उसका नाम वैसा ही हमने दे दिया, लेकिन उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और कौन कौन सी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, और अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आप कैसे बना सकते हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है जो हम यूज करते हैं बेसिकली डोमेस्टिक लेवल पे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डील करने वाले हैं बॉस।
कूल है, उसी के अकॉर्डिंग डील करने वाले हम, ठीक है। और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस कंसेप्ट को बहुत इजी हम बनाने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन वो यहाँ से पूछेगा उसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा उसको हम बहुत ईजी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने डोमेस्टिक लेवल पे यूज होने वाली एसी की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी एसी यूज हो रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, कौन सी वाली, ठीक है। ये बहुत जरूरी हो जाएगा। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल आ जाएगा, मस्त तरीके से आप उसको समझ पाएंगे और फिर आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। न्यूमेरिकल को देख के ही आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट ना। यस, स्टार्ट करते हैं बॉस मिशन। तो ये एसी जल्दी से देख लेते हैं कितने टाइप की एसी आप पढ़ने वाले हैं और कौन सी एसी से आपने शुरुआत करनी है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और कौन सी एसी आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, राइट। सो कूल। देखो यहाँ पे जो मेन टाइप है, जो जिसपे नॉर्मली देखे गए क्वेश्चन बनाने के चांस बनाए जाते हैं, इससे बाहर कुछ बनेगा भी नहीं, राइट। तो सबसे पहले आपने साइन फंक्शन की एसी पढ़नी है, ठीक है। साइन फंक्शन, ठीक है ना। तो साइन फंक्शन की एसी आपने पढ़नी है, ठीक है, जिसको आप साइनोसॉइडल फंक्शन का नाम देते हैं। दूसरी आपने कोसाइन फंक्शन की पढ़नी है, कोसाइन फंक्शन, ठीक है, इसकी एसी पढ़नी है, ठीक है, तो जो इस फंक्शन को फॉलो करती है। तीसरी आपने रेक्टेंगुलर एसी की बात करेंगे हम। और अभी अभी हमने लिखा था ट्राइंगुलर, ठीक है, ट्राइंगुलर एसी की भी आप बात करने वाले हो। तो यार एक साइन फंक्शन हो गया, कोसाइन फंक्शन हो गया, ट्राइंगुलर हो गया, एक रेक्टेंगुलर हो गया, राइट। तो बेसिकली जो हम यूज कर रहे हैं वो ये है, ठीक है, जो हम डोमेस्टिक लेवल पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल पे जो आप यूज कर रहे हो दैट इज द साइनोसॉइडल एसी, है ना। अब इसकी इक्वेशन कहाँ से बनाई, कैसे आई एंड ऑल, वो सारा आपको अभी जानने की वैसे जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बस आपने समझना है कि ये जो फंक्शन है ये किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और किस तरीके से आप इसको बनाने वाले हो, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। तो हमारी जो एसी है, जो हमारी साइन फंक्शन को जो फॉलो करती है, बेसिकली जो हम डोमेस्टिक लेवल पे यूज कर रहे हैं अपने घरों में, जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, पहले उसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं, फिर ये बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना और क्या क्या वैल्यू वहाँ पे पूछी जा सकती है, ये सारी चीजें पहले एक बार देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा इस तरीके से सॉल्व करने का, बॉस। तो देखो भाई, डोमेस्टिक लेवल पे क्या करना है, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन है ना, जो जनरल इक्वेशन है ना, पहले बात तो वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हाउ यू कैन डिनोट इट। देखो यार, याद करो डिस्प्लेसमेंट, जब आप वेव की बात करते थे तो डिस्प्लेसमेंट की आप बात करते हो। मान ले कोई फंक्शन है y जो t के अकॉर्डिंग इस तरीके से चेंज हो रहा है, इस तरीके से, तो इसके इक्वेशन आप कैसे लिखते थे। देखो ये मैक्सिमम कितने ऊपर जा सकता है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है a, और a को लिखते हैं हम y की मैक्सिमम वैल्यू, राइट। और चूंकि इस तरीके से वैरी करते हुए आगे जा रहा है तो इसकी कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी ओमेगा, ठीक है। और टाइम t के अकॉर्डिंग ये अपना अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो हम y को लिख सकते हैं, y अगर हम एक हार्मोनिक फंक्शन को डिनोट करने जा रहे हैं तो y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a साइन, देखो फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है ऑरिजिन से, राइट, ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम a साइन ओमेगा t लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बॉस। अच्छा सर ठीक है, तो a क्या है सर इसका, a है इसका एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ठीक है। ए इसका एम्पलीट्यूड है, चूंकि साइन के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है तो स्टैंडर्ड। ये वाई क्या है सर, वाई बोल रहा है कि भाई ये ऐसे है तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ज्यादा ऊपर इस तरीके से डिस्प्लेस हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड अपने अकॉर्डिंगली ये वैरी कर सकता है अपनी वैल्यू को, ठीक है। तो वाई है इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और उस वेरिएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, कि मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड वो शो कर रहा है, राइट। तो आप ऐसे कह सकते हो, तो y इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये इंस्टेंट फंक्शन कह सकते हो। y वो फंक्शन है जो t के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस फंक्शन कह सकते हो, इंस्टेंटेनियस फंक्शन, है ना, जो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू a होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होती है। तो जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तो y इक्वल टू a आ जाएगा, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू a होती है, a को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओमेगा क्या है सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बस पहले देख लो, आपको थोड़ा सा रिलेट करा के बता रहा हूँ, फंक्शन सब कुछ आ जाएगा, टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अच्छा सर ओमेगा को कैसे लिखते हैं सर, 2π/t, t क्या है सर, पीरियोडिक टाइम, दिस इज पीरियोडिक टाइम,
फिक्स टाइम होता है भाई, एक साइकिल कंप्लीट करने का फिक्स टाइम है ना। एक साइकिल है ना, जो अपनी साइकिल को बार बार रिपीट करता है तो कितने टाइम के बाद रिपीट करता है, दैट इज द टाइम विच इज टेकन बाय द साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम, राइट। ये फिक्स्ड होगा है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग वन साइकिल जो अपनी साइकिल को रिपीट करेगा मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं है। तो अच्छा सर, इसको सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πf, यस ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ क्या है सर, फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, और ये क्या है सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है रेडियन, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ठीक है, ये हर्ट्ज में होती है। तो 2πf लिख सकते हैं, 2π/t, अरे बहुत बार पढ़ा हुआ है यार, फिर भी चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इतना तो बनता है नहीं। तो ये देख लो अब आप, अब उसने बोला कि यार सर ये जो y फंक्शन है ये तो कोई भी हो सकता है, यस, जो टाइम के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को फॉलो करेगा कोई भी फंक्शन हो सकता है। हम यहाँ पे कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट, है ना, अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ऐसी करंट जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए साइन फंक्शन को फॉलो कर रही है। अगर मैं साइन फंक्शन की बात करूं तो अल्टरनेटिंग करंट यानी इस AC को आप कैसे डिनोट करेंगे, तो y को रिप्लेस कर दो I से, A को रिप्लेस कर दो I की मैक्सिमम वैल्यू से, जिसको हम I नॉट कहते हैं, इसको कहते हैं पीक वैल्यू, राइट, दिस इज कॉल्ड एज पीक वैल्यू। बहुत आसान होगा, टेंशन मत लो, यानी मैक्सिमम वैल्यू, यू कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई की मैक्सिमम वैल्यू है। तो कर दो, देखो y की जगह क्या लिखेंगे i, तो i लिख दिया सर। a की जगह क्या लिखोगे i नॉट, जैसे y की मैक्सिमम वैल्यू a था, यहाँ पे i की मैक्सिमम वैल्यू i नॉट है, जिसको पीक वैल्यू कहते हैं या फिर मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं यार। तो साइन ऑफ ओमेगा टी एज इट इज, तो दिस इज योर मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट। यानी कौन सी अल्टरनेटिंग करंट, नॉट ओनली द अल्टरनेटिंग करंट मैन, कौन सी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, कोसाइन, साइनसोइडल, व्हाटएवर, एक कांस्टेंट फंक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं, बस डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। ओके, तो हमने यहां देखा ये अल्टरनेटिंग करंट तो है पर साइनोसॉइडल, राइट। सो दिस इज अल्टरनेटिंग करंट यानी AC साइनोसॉइडल है, ये साइनोसॉइडल है, ये साइनोसॉइडल वैरिंग है, ये ऐसे समझो, साइनोसॉइडल वैरिंग, साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वैरी कर रही है, इसलिए इसको साइनोसॉइडल AC का नाम दिया जाएगा, है ना। जो हम यूज कर रहे हैं अपने घरों में, जो हमारी करंट यूज हो रही है उस फंक्शन से हम डील करते हैं। और अगर वो अल्टरनेटिंग करंट ना बोले, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोले, ठीक है, AC अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोले, ठीक है, ऐसे समझो आप, अल्टरनेटिंग है कि नहीं वोल्टेज, अगर वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करें तो भाई वोल्टेज भी तो वैरी करेगा ना भाई, है ना, वोल्टेज से ही तो करंट आनी है भाई। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करेगा तो I, तो V लिख दो, और V की मैक्सिमम वैल्यू V नॉट लिख दो इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ऐसे आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लिख सकते हो। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एंड उसकी मैक्सिमम वैल्यू V नॉट। तो दिस इज द पीक वैल्यू, यू कैन से पीक वोल्टेज, यू कैन से पीक वोल्टेज, ठीक है। थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया इक्वेशन में कौन सी चीज कैसे आपने यूज करनी है। ये कोई भी इंस्टेंट टाइम है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे वैल्यू पूछा जा सकता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग। बेसिक तौर पे पहले इतना समझो कि अच्छा सर ये तो मतलब साइन फंक्शन वाली करंट है जो हम यूज कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल वही है, ठीक है। कोसाइन ऑफ फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर, तो I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी लिख देना बस। क्या बात कर रहे हो यार, यस ये लिख देना। सो सर रेक्टेंगुलर कैसे होगी, वो ग्राफ के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, है ना, तब ज्यादा मजा आएगा आपको फंक्शन बनाने में। तो सर ट्रायंगुलर कैसे होगी, वो भी उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा आपको। यहाँ पे लिखने का कोई फायदा होगा नहीं, बट ये चूंकि साइन कॉस का नाता आपके साथ बहुत बचपन से है, तो आप जानते भी हो साइन और कॉस को बहुत इजीली, राइट। तो साइन को मैंने देखा, कोसाइन को मैंने देखा, ठीक है, दोनों को मैंने देख लिया, राइट 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 एंड राइट। I क्या है, I नोट क्या है, ओमेगा क्या है, T क्या है, इनके बारे में जानकारी हमने ले ली है, बेसिक जानकारी हमें हो चुकी है। दोस्तों अभी तक हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज डायरेक्ट करंट, हाउ टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ फंक्शन की वो किस टाइप की AC को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि AC तो है बट कौन से फंक्शन को फॉलो कर रही है वो AC, समझ गए ना बॉस। और क्लास 12th में आपने जो AC पढ़ी थी वो साइनोसॉइडल ही थी, जो डेरिवेशन किए थे वो साइनोसॉइडल ही थे, जो हम यूज करते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे अपने घरों में जो AC यूज हो रही है वो साइन वाली फंक्शन वाली ही है। उसी के फॉर्मूले आप यूज करते थे, RMS वाले, एवरेज वाले, सब कुछ वही होते थे, बट उससे डिफरेंट भी तो यहाँ पे आपने देखना पड़ेगा ना भाई। वो तो किसी भी फंक्शन को फॉलो कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, है ना। अब इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। ओके बॉस,
जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आपसे पूछे जा सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस किस टाइप का फंक्शन गिवन हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब उनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करने, कम ऑन। तो सबसे पहले एसी में, यानी एसी में क्या क्या पूछेगा, अल्टरनेटिंग करंट में आपसे क्या पूछेगा, उसकी पीक वैल्यू पूछेगा, पीक वैल्यू पूछ सकता है, वो मैंने बता दिया, दैट इज आई नॉट, ठीक है। उसकी एवरेज वैल्यू पूछेगा, एवरेज को ऐसे लिख दो या एवरेज आई लिख के ऐसे सिंबल बना दो, एक ही बात है, या ऐसे बार भी लगा देते हैं, है ना, मीन वैल्यू जो होती है बार भी लगा देते हैं, ठीक है, ये बार भी मीन को ही रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये एवरेज पूछ सकता है। दूसरा आई आर एम एस पूछ सकता है, रूट मीन स्क्वायर, है ना, रूट मीन स्क्वायर, ये भी पूछ सकता है कि नहीं। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की करंट है जो आपसे पूछे जाने के पूरे चांस बने रहते हैं। मतलब ये तो चलो ऑब्वियस है, ठीक है, ये इनमें से वैल्यूज आपको पूछी जाती है। तो भाई पीक करंट कैसे है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या है वो तो आपको पता ही है क्वेश्चन से, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और मैं साइनोसोडल करंट की ही बात कर रहा हूँ, इसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं सारी बातें इसके लिए कर रहा हूँ फिलहाल। यानी जो भी मैं वैल्यूज लिखूंगा वो फॉर एसी अल्टरनेटिंग करंट साइनोसोडल की बात करूंगा मैं अभी जो भी करूंगा। तो अगर आपसे पूछता है एवरेज करंट बताओ जी, एवरेज करंट का सिंबल हो गया, या ऐसे लिखो या एवरेज लिख दो। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, टाइम फंक्शन आपको गिवन होगा कुछ t1 से t2 ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है, t1 से t2। भाई ये जब टाइम वेरिंग होती है ना करंट, जब ये करंट आपको टाइम वेरिंग गिवन होगी, करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, जब ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन होगी और टाइम के अकॉर्डिंग वो वेरी कर रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आप इस फॉर्मूले से इंटीग्रेट करके यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालते हैं। कोशिश करेंगे हम इसका यूज ना करें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाए, कोशिश करेंगे पूरी, बट बताना जरूरी है, कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो आपने क्या करेंगे, वॉट एवर द वैल्यू गिवन, आई कुछ भी है, जैसे ये आई दे रखा है आपको, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको यहां पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, टाइम इंटरवल जो भी होगा, जैसे साइन का जो ग्राफ है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं, ये आई है ये टी है, तो भाई इसका ग्राफ यही तो बनेगा, क्योंकि साइन फंक्शन है, यही तो बनेगा। तो साइन फंक्शन है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये आधी पॉजिटिव साइकिल, फिर यहां से आधी नेगेटिव साइकिल, तो यहां पे कंप्लीट हो गया देखो, ठीक है, फिर यहां से पॉजिटिव, फिर तो इससे आगे दूसरी साइकिल स्टार्ट हो गई, तो ये आपकी फर्स्ट साइकिल है, दिस इज फर्स्ट साइकिल, एंड यहां से प्लस, फिर ये माइनस, फिर यहां पे सेकंड साइकिल हो गई, दिस इज सेकंड साइकिल, फिर ऐसे ही आगे शो ऑन, ये आगे बढ़ता रहेगा और ये सिलसिला आगे प्लस माइनस में ऐसे ही चलता रहेगा, आप ध्यान से देख सकते हैं, राइट, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि यहां से 0 से स्टार्ट किया तो यहां तक गया, ये जो टाइम होगा, और यहां से एक साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम है, ये टाइम पीरियड टी होता है यहाँ, और इसका हाफ यहाँ होता है t/2, तो यहां से यहां तक जो उसका टाइम पीरियड है वो t है। सिमिलरली आगे भी बढ़ेगा, तो ये t है यहां से यहां तक, तो पक्का ये और ये यहाँ पे 2t होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने का टाइम t लेगा, फिर दूसरी को कंप्लीट करने का टाइम 2t, दोनों का बीच का डिफरेंस तो t ही रहेगा, यानी t टाइम पीरियड के बाद वो अपनी साइकिल को रिपीट करता रहेगा। आप देख सकते हैं ये 2t हो गया ना यहाँ तक, तो ये t 2t, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, 2t माइनस t, तो t ही रहेगा ना, इसलिए पीरियोडिक टाइम इसका t है। कूल ना, यस, है ना। और आपको पता है साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन का जो पीरियोडिक आफ्टर वन साइकिल जो अपनी साइकिल को रिपीट करता है, दैट इज 2 पाई, है ना। ये एक इसकी जो पावर है दैट इज द ऑड नंबर, दैट इज 1, तो ये 2 पाई के बाद अपनी साइकिल को क्या करेगा, रिपीट करने वाला है कि नहीं, तो ये इस तरीके से आपने समझना है। अब वो बोल रहा है कि यहां से यहां तक जो साइकिल आई है इसको नाम देंगे हम हाफ साइकिल, ठीक है, दिस इज योर हाफ साइकिल, ठीक है। या फिर ये वाली, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये है नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। और ये कंप्लीट, ये जो है यहां से यहां तक ये कंप्लीट, इसको बोलेंगे फुल साइकिल, दिस इज फुल साइकिल। फुल साइकिल का मतलब जिसमें पॉजिटिव हाफ हो एंड नेगेटिव हाफ हो, ठीक है, उसको हम फुल साइकिल का नाम देंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द IRMS एंड द आई एवरेज वैल्यूज, ठीक है, राइट। तो अगर आई एवरेज निकालनी है, कोई भी फंक्शन है, साइन है, कॉस है, व्हाटएवर दुनिया का किसी भी टाइप का फंक्शन टाइम वेरिंग है, तो एवरेज हमेशा इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करके। बस ये समझो आप, पहले तो ये समझो, अगर सर IRMS पूछेगा तो IRMS आप निकालेंगे, उस पे स्क्वायर करके रूट लगा दो, पूरे पे रूट लगा दो, और इंटीग्रेशन करो t1 से कुछ टाइम पीरियड जो भी गिवन होगा, और i का स्क्वायर कर दो dt, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 इंटू dt, तब आपका ये IRMS आपका बन जाता है, राइट। तो देखो यार, ये एवरेज वैल्यू है एक तरीके से, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे
ये इसका टोटल टाइम इंटरवल है, और ये जो है ये आई इंटू टाइम का, यानी अगर ग्राफ दे रखा है आपको, ग्राफ आईटी ग्राफ अगर आपको दे रखा है, आईटी ग्राफ, ठीक है, आईटी ग्राफ कुछ भी दे रखा है, सपोज करो ऐसे, ठीक है, ये आईटी है, तो इसका एरिया ही तो है ये आई इंटू टी, यानी दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है ये। तो एक तरीके से जब आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ आईटी ग्राफ, आईटी ग्राफ का एरिया डिवाइड में टोटल टाइम इंटरवल ही तो है, डेल्टा टी लिख लो। देखो ना, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा और लिमिट होगी t2 माइनस t1, तो डेल्टा टी लिख दो। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो एरिया ऑफ आईटी ग्राफ निकाल लेना, इंटीग्रेट करने की भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं बॉस, तो उसका एरिया निकाल लेना, टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देना, तो टोटल आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ दैट करंट आ जाएगी। अब वो कोई भी वेरिएशन आपको गिवन होगा, व्हाटएवर, ठीक है। IRMS निकालना है, सो हियर वी गो एंड दिस इज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द IRMS वैल्यू। अगर हमें इसका फंक्शन का IRMS निकालना है तो यहां पुट करेंगे तो IRMS आ जाएगा। तो अगर हम इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालें, इसकी, अगर इसको मैं यहां पे पुट करके इसकी एवरेज वैल्यू निकालो तो इसकी एवरेज वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज 2I0 बाई पाई, और IRMS वैल्यू निकल के, ये आप सबको याद होगा, यहां पुट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, डिराइव करूंगा, व्हाटएवर, और डिराइव करने का मतलब इसको इंटीग्रेट वगैरह करके सॉल्व करेंगे, तो दिस इज I0 बाई अंडर√2। यानी ये दो फॉर्मूलाज जो आप +2 में पढ़ते थे, क्लास 12th में आपने पढ़ा था, ये केवल एंड केवल वैलिड होते हैं साइनोसॉइडल वैरिंग अल्टरनेटिंग करंट के लिए। यानी जब भी ये फंक्शन होगा साइन वाला तो हमेशा एवरेज वैल्यू 2I0 बाई पाई होगी। और एक चीज और बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एवरेज वैल्यू होती है, दिस इज डिफाइंड फॉर ओनली हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल के लिए डिफाइंड है केवल, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो एवरेज वैल्यू यहां पे निकाली गई है ये हाफ साइकिल के लिए है, हाफ साइकिल के लिए है, नॉट फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए तो 0 होती है एवरेज वैल्यू, अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है बॉस। और ये वैल्यू जो है ये पूरी साइकिल के, फुल साइकिल के लिए, दिस इज फॉर फुल साइकिल। IRMS इसलिए निकालते हैं कि फुल साइकिल की निकालनी होती है हमें, ठीक है, तो दिस इज IRMS। तो एवरेज वैल्यू के कैसा भी फंक्शन है, एवरेज वैल्यू के बारे में हमेशा याद रखेंगे, फुल साइकिल का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, और हाफ साइकिल के लिए ही एवरेज वैल्यू डिफाइन होती है। तो अगर साइन का फंक्शन गिवन है तो यही होगी हमेशा, IRMS यही होगी हमेशा, इसका यूज करेंगे। I0 जहां पे इसकी पीक वैल्यू है। तो दीज टू फॉर्मूलाज जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था, तो वो बिल्कुल एज इट इज आपने याद रखना है इसके लिए केवल, ठीक है। ये वाला फंक्शन होना चाहिए, ये वाला टाइम वैरिंग फंक्शन होना चाहिए, कोई अदर नहीं होना चाहिए, कोसाइन नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट वैलिड फॉर कोसाइन, राइट, उसमें कुछ और हो सकता है या कोई और फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो कैसे कैसे फंक्शन आ सकते हैं वो सब सिखाने वाला हूं, पहले आप देख ले। क्लियर हुआ फंडा, कैसे यूज करना है, कैसे समझना है, एवरेज वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, RMS वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है। और अगर साइन फंक्शन है जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन लिखूं जैसे कि मैंने अभी लिखी थी, V = V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वोल्टेज की इक्वेशन है, तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूं तो क्या लिखूंगा, 2V0 बाई पाई। इसकी RMS वैल्यू निकालूं तो क्या लिखूंगा, बस वहां पे क्या लिख देंगे, V0 लिख देंगे बाई अंडर√2। तो दिस इज योर मैक्सिमम वोल्टेज यानी पीक वैल्यू, दिस इज RMS वैल्यू, ठीक है। अगर आपको याद होगा बोस, आपको याद होगा हमारे घरों में सप्लाइड RMS वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। कितना होता है गाइस, 220 वोल्ट, है ना। हमारे घर में जो सप्लाइड वोल्टेज पे जो डोमेस्टिक लेवल पे जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है दैट इज 220 वोल्ट। और अगर 220 वोल्ट हमारा डोमेस्टिक है तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, देखो यहां से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज होगा VRMS इंटू अंडर√2, राइट। तो VRMS की वैल्यू यहां पे आप पुट करोगे 220 इंटू √2, इसको सॉल्व करोगे 311 लगभग आपका वोल्टेज आएगा। यानी जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है, यानी उस वोल्टेज की इसके अकॉर्डिंग जो वेरी कर रहा होगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 311 वोल्ट होती है, जबकि उसकी RMS वैल्यू 220 है जो हम यूज भी करते हैं, समझ गए। तो जो सप्लाइड वैल्यू है दैट इज 220, ओके, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय √2, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। बट ये तभी होंगे ये सारे फॉर्मूले वैलिड जब वो साइन का फंक्शन होगा, जब वो चाहे वो वोल्टेज हो चाहे फिर वो करंट हो। डन डन डन, होप सो आप समझ गए होंगे बेसिक फंडा क्या है, इसको आप समझ गए होंगे। अब इसके डिफरेंट जितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, जितने भी टाइप हो सकते हैं, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आपके दिमाग में मैंने बताना था कि हाउ टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। आपको पता कैसे चलेगा कि ये फंक्शन है तो उसकी RMS वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ये वाला है तो उसकी ऐसे निकालेंगे, ये वाला हमने पढ़ा था तो उसको ऐसे याद रख के हम सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, होप सो आप समझ रहे होंगे ये कहानी मेरी जुबानी और क्या है ये कंसेप्ट, किस तरीके से आप इसका यूज करने वाले हैं क्वेश्चन करने के लिए। औसम तरीके से कहूँगा, हर वैरायटी कहूँगा, जैसा क्वेश्चन हमारा जहां तक पूछ सकते हैं ना मेंस में और नीट में, वो सब आप फोड़ के आने वाले हैं। टेंशन मत लो, अब इस लेक्चर में कंप्लीट आपका फंडा एकदम क्लियर होने वाला है, राइट। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताने वाला हूँ। इस रिजल्ट को याद रखने के बाद आपको बहुत लेंदी क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। बट आपको ये फोकस रखना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से इसको समझना पड़ेगा। चलो, एक बढ़िया सी टेबल मैंने यहाँ पे बना दिया, एक चार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया। यू जस्ट इसको लिख लेना बढ़िया तरीके से, है ना, नोट करके। क्या सर मतलब ये क्या लिख दिया आपने, हाई कोर्ट वगैरह कुछ करके? नहीं, HSC है ये, मतलब ये हाफ साइकिल है ये नहीं। तो दिस इज फॉर हाफ साइकिल, है ना, HC, एंड दिस इज फॉर फुल साइकिल, FC, राइट। फुल साइकिल, अगर हमारी साइकिल हाफ है और उसमें आपसे बात कर रहा है, एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, यानी अगर एवरेज करंट पूछ रहा है, ठीक है, एवरेज करंट की बात कर रहा है, वो फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट के लिए डेटा लिखा है मैंने सारा का सारा फॉर एवरेज करंट। तो अगर उसने बोला कि हमारी जो करंट है वो साइनोसोडल वैरिंग करंट है और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो अभी लिखिए मैंने, इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू ये होती है, बिल्कुल ये इस फंक्शन की एवरेज करंट का वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए 0, फुल साइकिल के लिए 0, अभी बताया था मैंने, ठीक है। लेकिन अगर आपका फंक्शन, इसको लिख सकते हैं फॉर कोसाइनोसोडल है, कॉस का फंक्शन है, तो उसकी हाफ के लिए, फुल के लिए, दोनों के लिए जो एवरेज करंट होती है दैट इज 0, लड्डू, है ना। इसलिए हम साइन को यूज करते हैं ना कि कॉस को यूज करते हैं, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखते जाओ आप, ठीक है। क्लियर हुआ इन दोनों का? ये सारा डेटा किसके लिए? RMS के लिए नहीं, उसकी बाद में बात करूंगा, ये एवरेज के लिए, समझ गए आप। कम ऑन, अब आते हैं रेक्टेंगुलर वैरिंग है। अगर रेक्टेंगुलर कैसे, ऐसे वैरी कर रही है, मान ली ग्राफ आपको ऐसे दे रखा है I वर्सेस T और ऐसे वैरी कर रही है, ठीक है, ऐसे दे रखा है आपको, ये रेक्टेंगुलर वैरिंग है, प्लस माइनस। तो यहां पे कोई इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी होगी I0, क्योंकि भाई कहीं से तो ग्राफ स्टार्ट होगा, वो इसकी पीक वैल्यू होगी, ये टोटल इंस्टेंटेनियस करंट होती है। तो यहां से प्लस में है और ये माइनस में है, देखो इधर माइनस I0, ये माइनस में है, तो ये इस तरीके से वैरी कर रहा है, ऐसे वैरी कर रहा है, प्लस में माइनस में। तो वो बोलता है जब रेक्टेंगुलर टाइप की करंट गिवन होगी, उसकी हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू होती है I0, वही होगी जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी, जहां से वो स्टार्ट हुआ होगा वही होगी, I0 ही होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही उसकी एवरेज वैल्यू होती है। और फुल साइकिल में तो 0 ही रहेगी। फुल साइकिल में 0 क्यों रहेगी देख लो, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो देखो ये प्लस में एरिया और ये माइनस में एरिया, जब टोटल एरिया निकालोगे तो एक ऊपर वाला एरिया प्लस है और दूसरा माइनस है, तो नेट एरिया तो 0 ही आएगा ना बॉस। तो नेट फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू जो होती है, फुल साइकिल की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। समझ गए होंगे ना? यस, इसलिए बताते मैंने, ग्राफ से समझेंगे आप, ठीक है। अब अगर ट्रायंगुलर टाइप की है तो ट्रायंगुलर कैसे दिखेगा वो भी ग्राफ से देखते हैं। IT, ये रहा IT, तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और ये इस तरीके से वैरी कर रहा है, प्लस माइनस समथिंग लाइक दैट। तो ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पे, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी I0 और इधर कहीं नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस I0। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका एवरेज पूछे अगर हाफ साइकिल के लिए तो I0/2 होगा। सॉल्व करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कोई फॉर्मूला अप्लाई करने के, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो यार, आपका क्या जा रहा है यार, बहुत टाइम बचा दोगे। तो रेक्टेंगुलर टाइप की इस टाइप का ग्राफ गिवन होगा, एवरेज वैल्यू पूछे, हाफ साइकिल के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि फुल देखो जितना एरिया ऊपर उतना ही एरिया नीचे, तो फुल तो 0 ही रहेगा, फुल तो 0 ही रहेगा इन सारी कैटेगरीज में, राइट, इन सारी कैटेगरीज में। और इसकी एवरेज होती है I0/2, यहां पे वही थी जो उसकी मैक्स थी, यहां मैक्स का हाफ है, वो इसकी एवरेज है। अब यहां पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये सॉल्व करना पड़ता है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, बहुत टाइम ले लेता है। तो अगर आपसे बोले हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट है जी हमारे पास, हाफ वेव आई है और हाफ साइकिल के लिए उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हाफ वेव कैसे दिखती है, देखो हाफ वेव कैसे दिखती है, ऐसे, ये आपका डेटा है, ये आपका आई है और ये आपका टी है, हाफ वेव ऐसे गई, साइनोसोडल टाइप की हाफ वेव होनी चाहिए, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, आपको याद होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो पॉजिटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव। तो अगर ऐसा ग्राफ आपको गिवन होगा कभी भी, ये इसकी पीक वैल्यू होगी यहाँ पे I0, है ना, यहाँ पे टाइम होगा T/2 और यहाँ पे टाइम होगा T और सो ऑन, इस तरीके से टाइम आगे बढ़ता रहेगा। तो इस वेव के लिए टाइम हाफ साइकिल के लिए T/2, फिर यहाँ से यहाँ तक 0 हो गई तो T, तो वो बोलता है यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल के लिए, इतनी सी साइकिल के लिए 0 से T/2 के लिए हाफ वेव रेक्टिफाइड
का मतलब ये जो हाफ वेव है ये 0 से t/2 टाइम के लिए एवरेज वैल्यू दे देगा इस वाले केस में हाफ साइकिल की एवरेज ही होती है। लेकिन अगर फुल साइकिल की बात करें, फुल साइकिल यानी 0 से टाइम t तक, जबकि ये किसके लिए है 0 से टाइम t/2 तक, तभी तो हाफ है। अगर वो पूरा यहां तक बात करें तो हाफ साइकिल, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ये होती है, दिस इज एवरेज फॉर फुल साइकिल। जब करंट इस टाइप की वेरिएशन गिवन होगा, इस टाइप का ग्राफ गिवन होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप बना सकते हो। आपने सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंटीग्रेशन एंड ऑल सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफाइड टाइप की अगर करंट होगी तो हाफ साइकिल के लिए 2I0/π, फुल साइकिल के लिए I0/π। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। अब आते हैं फुल वेव रेक्टिफाइड है, अगर पूरी वेव रेक्टिफाइड है मतलब सर ऐसे, ये I है, ये आपका T है और फुल वेव रेक्टिफाई है ऐसे ऐसे ऐसे, तो प्लस 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 प्लस, तो यहां से यहां तक t/2 और यहां तक t। तो चाहे तो हाफ साइकिल के लिए निकालो या फुल साइकिल के लिए निकाले, दोनों के लिए 2I0/π ही होगी। दोनों के लिए देखो, फुल साइकिल हाफ साइकिल दोनों के लिए, यानी 0 से t/2 ले लो या 0 से t तक ले लो, दोनों के लिए सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो है कि नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने है, सारा डेटा आपके सामने है। तो यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, डायरेक्ट बहुत इजीली क्वेश्चन आप बना सकते हो यार। आपको फंसने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट पे ध्यान दो आप यार, टाइम बचा दो अपना यार, तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। तो सारा डेटा एक बार आप बड़े ध्यान से पहले देख लो। मैंने आपको क्या बताया, किस टाइप की सिचुएशन आएगी, किस टाइप से आपने क्वेश्चन को डील करना है, वो सब आपके सामने। एक डेटा ये है जो आपने नोट करके याद रखना है। इसके बाद एक डेटा और बताऊंगा और फिर हर टाइप का क्वेश्चन हम कर पाएंगे। आरएमएस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे बहुत इजीली हम कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एवरेज वैल्यू क्या क्या याद रखना है, कौन कौन सी याद रखनी है, वो सारा आपको आपके सामने है। इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है। इसके अदरवाइज अगर और एवरेज पूछेगा ना, मैं बताऊंगा। बस एक नोट, ये नोट नंबर 1 हो गया, दिस इज नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 क्या है, उसको एक बार आप याद रखें मैथमेटिकली। और जो मेंस वाले बच्चे हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि मैथ्स में ये सारी चीजें हम सीख लेते हैं, राइट। लेकिन मेडिकल वाले बच्चों के लिए दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो डेटा मैं देने वाला हूँ। वो डेटा आप याद रखें, आप बड़े बड़े कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए, एवरेज वैल्यूज वगैरह निकालने के लिए बहुत इजीली आप क्रैक करके आने वाले क्वेश्चन। बस डेटा को ध्यान रखने का बॉस, ओके। इसलिए बताई जाती है मैथमेटिकल चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा फिर हम आसानी से सॉल्व करेंगे ना। क्या बात कर रहे हो, होप सो आप एंजॉय कर रहे होंगे इसको। ये डेटा आपके बहुत काम आने वाला है कि किस तरीके से क्वेश्चन को आप बनाने वाले हैं, ओके। सो दिस इज द नोट नंबर 2, मजा आने वाला है। अब देखना है आपके क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व करके आ सकते हैं। बस इस डेटा पे आप ध्यान दें, इसको समझ जाना, इसको याद रख लेना एक बार, बस याद रखना पड़ेगा आपको। देखो मेडिकल वालों को तो याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, विदाउट लेंथी कैलकुलेशन आप करना चाहते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों को कहीं ना कहीं ये चीजें पता होती हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में ये चीज वो लोग पढ़ के आते हैं। तो आपके लिए तो जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। अगर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना चाहते हो और फंसना नहीं चाहते हो तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। डेटा क्या है पहले समझा देता हूं, ठीक है। अगर कहीं भी किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी कैलकुलेशन में आपको ये डेटा नजर आता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t का मतलब पूरा टाइम, पूरी साइकिल की बात कर रहा है, पूरी साइकिल की बात कर रहा होगा, ठीक है। पॉजिटिव यहां तक, ठीक है, पूरी फुल साइकिल है ये, फुल, और ये हाफ साइकिल या फुल साइकिल। वैसे यहाँ पे हमने फुल साइकिल लिखा है पर दोनों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अगर वो इस तरीके की बात कर रहा है तो ये इंटीग्रेशन 0 से t की फुल साइकिल के लिए ले लिया, सपोज करो sin स्क्वायर t dt बाई टोटल टाइम t। तो इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, एक्चुअली दिस इज द एवरेज वैल्यू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, sin स्क्वायर t का बार और इक्वल टू ये है cos स्क्वायर t का बार मतलब ये एवरेज यानी मीन वैल्यूज है ये। यानी चाहे sin स्क्वायर t का एवरेज हो, cos स्क्वायर t का एवरेज हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1/2 होगी दोनों कंडीशन में, हाफ साइकिल हो या फुल साइकिल हो, हाफ साइकिल हो या फुल साइकिल हो। ये डेटा कहीं भी नजर आएगा, sin स्क्वायर t लिखा और उसका एवरेज पूछे या cos स्क्वायर t लिखा उसका एवरेज वैल्यू पूछे तो हमेशा 1/2 लिखनी है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेट करने के बाद 1/2 ही आएगा। तो आप डेटा याद रखो ना यार, फॉर हाफ साइकिल एज वेल एज फॉर फुल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरा डेटा याद रखेंगे, sin ओमेगा t, अगर sin की पावर सिंगल है उसके ऊपर बार है, बार का मतलब एवरेज, ये मीन वैल्यू है इसकी, मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, या कॉस है, कॉस के ऊपर भी है सिंगल पावर के साथ, तो ये हमेशा 0 होता है हाफ साइकिल के लिए, सॉरी फुल साइकिल के लिए। तो हमेशा इन दोनों की वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होगी, है ना। अगर यहाँ पे साइन का मैं स्क्वायर हटा दूं, साइन t लिख दूं केवल, तो ये या कॉस t लिख दूं केवल, ठीक है, तो ये 1/2 ना होके 0 हो जाएगा फुल साइकिल के लिए, राइट, फुल साइकिल के लिए। तो अगर ये डेटा कहीं पे यूज हो रहा होगा तो आपको डायरेक्ट यूज करना है इनका रिजल्ट, दैट इज 0, क्लियर है। लेकिन
वो बोलता है अगर कॉस ओमेगा टी है, केवल कॉस, उसका मीन वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है, तो वो जीरो होता है हाफ साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए दोनों का आप देख लो यहाँ पे, दिस इज फॉर फुल साइकिल। ओके, तो ये जीरो है, जैसे आप फुल साइकिल के लिए जीरो है इसका कॉस का, वैसे हाफ साइकिल के लिए भी जीरो है। लेकिन ये फुल साइकिल के लिए कॉस का जीरो है, फुल साइकिल के लिए साइन का भी मीन वैल्यू जीरो है, एवरेज वैल्यू जीरो है, और कॉस का हाफ साइकिल के लिए भी जीरो है। बट हाफ साइकिल के लिए साइन की जो एवरेज वैल्यू होती है 2/पाई होती है। इंपॉर्टेंट याद रखने का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब सर कॉस की अगर मैं बात करूं, कॉस की एवरेज वैल्यू की मैं बात करूं, चाहे वो हाफ साइकिल हो चाहे वो फुल साइकिल हो, जीरो ही आएगा। लेकिन साइन का फुल साइकिल का एवरेज सिंगल पावर के साथ जीरो होता है। लेकिन अगर उसका एवरेज निकाल रहे हो आप स्क्वायर के साथ, साइन स्क्वायर टी का एवरेज निकाल रहे हो तो 1/2 होता है। और साइन का हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है 2/पाई होती है, ना कि जीरो। हाफ साइकिल है ये, राइट। तो दीज आर द रिजल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये साइनोसोडल टाइप के हैं, कोसाइनोसोडल टाइप की टाइम वेरिंग करंट। अगर कोई कांस्टेंट करंट है भाई, उसकी वैल्यू चेंज थोड़ी ही होती है। कांस्टेंट वैल्यू जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहने वाली है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्वेश्चन के थ्रू आप इनको समझेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसके थ्रू आप समझेंगे। अब आरएमएस वैल्यू कैसे निकालनी है वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। अगर फंक्शन आपको गिवन है तो किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। सपोज करो आई आपको दे दिया, कुछ भी फंक्शन आपको दे सकता है, देखो ऐसे समझ लो आप, जैसे आपको दे दिया 2 + 4 sin ऑफ ओमेगा टी, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके की वैल्यू आपको दे दी। आई इक्वल टू दे दिया आपको, ऐसे दे दिया 4 sin ऑफ ओमेगा टी, डायरेक्ट ही दे दिया जी। तो आई इक्वल टू दे दिया 3 sin ऑफ ओमेगा टी + 4 cos ऑफ ओमेगा टी, ऐसा फंक्शन आपको दे दिया। भाई ऐसे फंक्शन आपको दे सकता है ना भाई, डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शन हो सकता है। और ऐसे फंक्शन देने के बाद आपसे पूछ सकता है फाइंड दियर एवरेज वैल्यूज एंड IRMS वैल्यूज, है ना। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करो इनकी, RMS वैल्यू कैलकुलेट करो, ये सब पूछा जा सकता है यार। ये सारी कैलकुलेशन आपसे कराई जा सकती है कि भाई ये फंक्शन है, ये करंट है, एक अल्टरनेटिंग करंट आपको इस तरीके से दे दी है, उसकी एवरेज वैल्यू निकालो, उसकी RMS। वैसे एक बात बताऊं आपको, RMS ज्यादा पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी मैंने एवरेज वैल्यू के डेटा आपको लिखा दिए है ना पीछे, इससे पहले वाले नोट में, उतना याद रख लेना एवरेज के लिए, तो ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। RMS ज्यादा पूछा जाता है आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस टाइप के फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शन होंगे, मैंने कुछ जस्ट लिख दिया कि ऐसे ऐसे फंक्शन गिवन होंगे। तो इनको सॉल्व करने का एक मात्र तरीका आपके पास है, IRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका कहां से कहां तक पूछ रहा है उसका टाइम देख लेंगे। 0 से t पूछ रहा है, सपोज करो कोई फुल साइकिल के लिए, तो आप लिखेंगे i का स्क्वायर dt ओवर, या जो भी टाइम गिवन होगा यार, t1 से t2 मान लो, इंटीग्रेशन t1 से t2, और ये बन जाएगा dt। IRMS निकालने का तरीका तो यही होने वाला है, लेकिन इससे भी ऑसम तरीके से हम इजीली क्वेश्चन को क्रैक करके आने वाले हैं। इजी तरीका आपको बताऊंगा IRMS निकालने का, लेकिन अगर कुछ भी ना काम चले तो इसी से इंटीग्रेट करके ही सॉल्व करने का। आई एवरेज सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऐसे अगर आएंगे तो कैसे सॉल्व करूंगा ये अब बताऊंगा, ठीक है, अभी सीखेंगे, टेंशन मत लो। तो ये फंक्शन है, कैसे आपने सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे फंक्शन देगा, उनको सॉल्व कैसे करेंगे, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। हर कैटेगरी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हैं ऑसम तरीके से, राइट बॉस। होप्स आप समझ गए होंगे, डेटा आपने याद रखना है ऑसम तरीके से, और ये लेक्चर आपको सारे बेहतरीन कंसेप्ट जो बेसिक हैं इसके एसी के वो क्लियर करा देगा, माइंड एकदम क्लियर। यानी जो आपके एसी सर्किट्स हैं वो बहुत ऑसम तरीके से इजी आपको लगने लगेंगे। यार क्या बात कर रहे हो। ओके, इसको कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, और आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। जिस भी टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमारे एग्जाम में आ चुके हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हो इजीली। तो सबसे पहले इजी एग्जांपल मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, जिससे आपका थोड़ा सा बेसिक मजा है, आपको खुशी मिलेगी, वाह वाह क्या बात करते हैं, इतना इजी होता है। फिर हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सपोज करो एक करंट आपको दे रखी है, लेट्स सी, है ना, एक करंट आपको दे दी 4 sin ऑफ ओमेगा टी, ऐसे ही मान लिया मैंने, और आपसे पूछा इसकी एवरेज वैल्यू निकालो या इसकी RMS वैल्यू निकालो। चलो भाई निकाल लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू मैंने देखा, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा भाई, तो साइन का फंक्शन है और इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, सिंगल फंक्शन है साइन का, ठीक है। अब मेरे को इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए, तो ये तो साइनोसोडल है और ये इसकी पीक वैल्यू है। अगर कंपेयर करो आप स्टैंडर्ड करंट से, स्टैंडर्ड करंट होती थी I0 sin ऑफ ओमेगा टी, यही होती थी ना, यही तो होती थी, ठीक है। अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं तो यार किस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरे को पता है इसका एवरेज वैल्यू होता है 2I0/π, ये आपको पता है, देखो ये आपको पता है,
ठीक है, 2I0 बाई पाई, यस। तो आई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 2 इंटू आई नोट दैट इज 4 बाई पाई एंड दैट इज 8 बाई पाई, इतना एम्पियर इसका एवरेज होगा, क्योंकि ये 4 साइन ओमेगा टी है, ठीक है, साइन ओमेगा टी है, लेकिन किसके लिए वैलिड है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। अरे मतलब किसके लिए वैलिड है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। ये एवरेज वैल्यू हम किसके लिए निकालते थे, है ना, जब भी हम साइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, जब भी हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो वो हमेशा हाफ साइकिल की होती है, यानी फॉर हाफ साइकिल, ये तो हाफ साइकिल की होती है, क्योंकि फुल साइकिल तो क्या होता है इसका, फुल साइकिल तो जीरो होता है भाई, फुल साइकिल तो जीरो होता है, तो हाफ साइकिल है आपके पास, तो हमेशा ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। मान लिया आप ये फॉर्मूला भूल गए और आपको आई दे रखा है 4 साइन ऑफ ओमेगा टी, और आपने आई एवरेज निकालना है, आपसे पूछेगा इसका एवरेज निकालो, तो हमें पता है जब हम इसका एवरेज निकालेंगे और साइन बार करेंगे तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होती है, अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, अभी पढ़ा था कि हाफ साइकिल के लिए फॉर हाफ साइकिल साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 2 बाय पाई, राइट, 2 बाई पाई। तो यहां पे लिख देंगे 4 इंटू इसका, इस पे बार लगा दिया हमने तो 2 बाई पाई, तो आ जाएगा 8 बाई पाई। देखो डायरेक्ट नहीं आ गया है, फटाक से, ठीक है, फटाक से आ गया। या तो फॉर्मूला याद रखो भाई, ये रिजल्ट होता है, इस केस में ये रिजल्ट होता है, इसमें आई नोट की वैल्यू पुट करके आंसर करो, या फिर इस ये वाला मेथड यूज कर लो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। अगर आई आर एम एस पूछे तो भाई आई आर एम एस तो हमें पता है इसका रिजल्ट होता था, जब साइनोसोडल फंक्शन होती है तो पीक वैल्यू बाई √2 और पीक वैल्यू है 4 बाई √2, इसको आगे सॉल्व कर लेना हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होले होले सब पता चलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर पीक वैल्यू पूछ रहा है इसकी तो 4 ही तो है, 4 ही तो है। अगर आई इज इक्वल टू पूछ रहा है 2 + 4 साइन ऑफ ओमेगा टी, हर वैरायटी का क्वेश्चन में यहाँ कोशिश करूंगा लेने की, तो टेंशन नहीं लेने का, आप देखते जाए बस क्या है कहानी। इसमें पूछे आपसे आई एवरेज निकालो, तो ध्यान से देखो, जब मैंने इस करंट को ध्यान से देखा, ये दो करंट का कॉम्बिनेशन थी, एक 2 + 4, ये तो है एसी, ये वाला जो है, ये वाला है ना, ये कंपोनेंट एसी का है, इसमें साइन कॉस कुछ भी नहीं है, तो ये जस्ट कांस्टेंट है, ये डीसी का है, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी। सो दिस फंक्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी एंड एसी करंट एक्चुअली। तो ये डीसी है 2 एम्पियर और ये 4 साइन ओमेगा टी एसी वाला केस हो गया। तो जब भी कभी ऐसा कॉम्बिनेशन आए जिसमें डीसी भी हो एसी भी हो, दोनों टाइप की करंट होंगी, तो आपसे एवरेज वैल्यू पूछे, तो भाई देखो डीसी में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो साइन के अकॉर्डिंग वेरी कर ही नहीं रही है, तो वो तो सेम ही रहेगी 2 प्लस। जब आप इसकी एवरेज निकालेंगे तो इस पे बार लगा दो, ठीक है, और इस पे जब आप बार लगा लेंगे और आप तो एवरेज निकाल रहे हो, और एवरेज तो हाफ साइकिल के लिए वैलिड होता है, तो इसकी हाफ साइकिल की वैल्यू लिख दो 4 × 2 बाई पाई, तो आ जाएगा 2 + 8 बाई पाई, ये आ गया आपका आंसर। अगर एवरेज पूछेगा, नॉर्मली एवरेज नहीं पूछते इस टाइप के कॉम्बिनेशन की, वो आरएमएस ही पूछता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आरएमएस ही पूछता है। अब अगर आप आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हो इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, आरएमएस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं फिर बोल रहा हूं, एवरेज बहुत कम पूछता है, आरएमएस पूछता है। तो इसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका जो मैंने फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन वाला, वही है। बहुत टाइम लेगा इंटीग्रेशन में, तो बैंड बच जाएगी आपकी, वैसे भी मेडिकल में तो खासकर बच जाएगी, नॉन मेडिकल बच्चे तो फटाफट कर भी सकते हैं, बट उससे बचने के लिए क्या करना है, देखो जब भी कभी ऐसा कॉम्बिनेशन हो, डीसी और एसी का फंक्शन हो, तो आई आरएमएस निकालना हो आपको, समझना, जब डीसी और एसी का फंक्शन हो तो अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट लगाया, जो डीसी वाली वैल्यू है उसको एज इट इज ले लो, प्लस जो एसी वाली वैल्यू की पीक करंट है I0 बाई √2 का होल स्क्वायर लिखो। ये ही करना है इस कॉम्बिनेशन में, ये फॉर्मूला याद रखो, कुछ भी मान लो आप इसको, कुछ भी मान लो। तो देखो IRMS = अंडर रूट, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डीसी वाला वैल्यू ले लो प्लस I0 यानी एसी वाले कंपोनेंट का पीक वैल्यू है 4 बाई √2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, जो भी बचेगा वही आंसर होगा। 4 यहाँ बचेगा 16 और नीचे बचेगा 2, तो अंडर रूट में आएगा 4 + 8 दैट इज अंडर रूट 12 एम्पियर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको आप लिख सकते हो 2√3, इसको लिख सकते हैं 2√3। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एवरेज पूछे, कुछ भी पूछे भाई, मस्त तरीके से करके आ जाना, ठीक है, मस्त तरीके से करके आ जाना, मस्त तरीके से आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। 2 कैटेगरी मैंने ले ली, तीसरी लेता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार एक्चुअली में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है अभी देखते हैं ना बॉस, अभी देखते हैं ना। तो ये इसको देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 क्या है, बढ़िया तरीके से। मैंने बोला ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, है ना, जेईई मेंस में तो 2-3 बार आ चुका है ऑलरेडी, तो नीट में भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मान लिया एक करंट आपको ऐसी दे रखी है, जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस I2
दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर ये कॉम्बिनेशन दे दिया आपको, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, ध्यान से समझना, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, और आपसे आरएमएस वैल्यू पूछ बैठे, आरएमएस, मैंने बोला आरएमएस ही पूछेगा, नॉर्मली आरएमएस ही पूछेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यार तेल निकल जाएगा इसको सॉल्व करते करते। इसमें फंडा देखो, ये साइनोसोडल है, ये कोसाइनोसोडल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसकी पीक वैल्यू I1 है, इसकी पीक वैल्यू I2 है, तो अंडर रूट लगाओ, दोनों की पीक वैल्यू लो का स्क्वायर करो, दोनों की पीक वैल्यू लो का, ये पहली की ये दूसरी की, यही यूज करना है, यही फंक्शन यूज करना है, राइट, यही फंक्शन यूज करना है। इसी तरीके से आपने सॉल्व करके आना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का बॉस। तो आरएमएस आप निकाल के आ जाएंगे कैसे सर, इसकी फंक्शन की I0 बाई रूट 2 का स्क्वायर, इसकी कितनी है सर, इसकी है I2 बाई रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है सर। तो अंदर क्या बचेगा सर, I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, ये रूट 2 का 2 हो जाएगा, रूट 2 का 2 क्योंकि स्क्वायर है ना, तो बाई 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हो, या I0 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर 1/2, आपकी मर्जी है, जैसे भी ऑप्शन में गिवन होगा, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो दिस इज द टाइप ऑफ फंक्शन, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली। फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू दे दी I = 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, और आपसे पूछा इसकी IRMS वैल्यू निकाल लो, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3/√2 लो, उसका स्क्वायर करो, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4/√2 लो, इसका स्क्वायर करो, ठीक है। ये 9/2, ये 16/2, अंडर रूट में 25/2, इसको आप लिखेंगे 5/√2, एंड दिस इज इतना आंसर 5/√2, एंड दिस इज योर RMS वैल्यू मैन। Come on, yes. तो this is how you can solve the type of problem very easily. तो different टाइप की सिचुएशन हो सकती है, different तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, सारे कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, फंडे एकदम आपको पता होने चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपने डील करनी होती है। एक लास्ट टाइप ऑफ कैटेगरी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, बस लास्ट है ये, ठीक है। इससे टिपिकल तो देगा भी नहीं वो, ठीक है, देगा भी नहीं, टेंशन मत लो। ओके, सो हियर वी गो, एंड दिस इज द क्वेश्चन। 2 लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, एक नहीं 2 कराऊंगा तो मजा आएगा आपको। हर कैटेगरी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिया है, और औसम तरीके से अब आप समझ भी गए होंगे किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। हो गया, आप फंसोगे नहीं आप, राइट। तो देखो यहाँ पे उसने पूछा है कि एक फंक्शन आपको दे रखा है V वर्सेस T, यानी वोल्टेज का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में शो किया है, और ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, फिर ऐसे होता है, फिर 0 हो जाता है, फिर ऐसे जाता है पॉजिटिव में, इस तरीके से, यानी इसको हाफ वेव रेक्टिफाइड कह सकते हो आप, हाफ वेव रेक्टिफाइड कह सकते हो आप, रेक्टिफाइड, राइट, इसको हाफ वेव रेक्टिफाइड कह सकते हो आप, ठीक है। तो जो वोल्टेज है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वाला केस यहाँ पे दे रखा है, और वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है V0 है, फिर यहाँ पे आगे 0 हो जाता है, तो एक साइकिल कंप्लीट है, प्लस फिर 0 फिर प्लस फिर ऐसे, फिर ये फिर से V0 फिर से 0 एंड सो ऑन। तो एक साइकिल आपकी यहाँ तक देखो कंप्लीट हो जाती है। आपसे पूछ रहा है उसकी VRMS वैल्यू बताओ। तो जब भी ऐसा ग्राफ आएगा ना, ये हाफ वेव रेक्टिफाइड रेक्टेंगुलर ग्राफ है ये, ठीक है, रेक्टेंगुलर, आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर हाफ वेव है ये, हाफ वेव रेक्टिफाइड ग्राफ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर केस वाला केस है ये, नो प्रॉब्लम। चूंकि ये फुल तो नहीं है, मतलब ये इस तरीके से तो नहीं था, है ना, अल्टरनेटिंग में इस तरीके से तो नहीं है, प्लस माइनस। अगर ये ऐसा होता और यहाँ पे V0 होता और ये V होता और ये T होता और आपसे VRMS पूछता, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसका VRMS वही होता तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है V0 ही होता इसका VRMS तब इस केस में। बट चूंकि ये वाली जो नेगेटिव साइकिल है वो 0 हो चुकी है, वो यहाँ शिफ्ट करके अगर आप ये यहाँ शिफ्ट करके अगर आप देख सकते हैं 0 हो चुकी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज है V0, इसको मान लो V1, और ये वाला वोल्टेज यहाँ से देखो पूरी साइकिल लेंगे ना प्लस, और ये 0 वाली, और ये जो 0 हो गया यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, इसको मान लेंगे हम V2, ठीक है, 0 से फुल साइकिल T तक के लिए। तो जब भी ऐसा हाफ वेव टाइप का रेक्टेंगुलर ग्राफ होगा और VRMS निकालना होगा, यूज द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड सो ऑन बाई n, ठीक है। इंडिविजुअली आपको वेरिएशन दे रखा है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप यूज करेंगे RMS वैल्यू निकालने के लिए। एवरेज भी है, स्क्वायर भी है, और उसका रूट भी है, राइट। तो हम देखेंगे 2 ही वेरिएशन, 2 ही फुल साइकिल तक है, यहाँ पे 2 ही वेरिएशन है फुल साइकिल तक। तो पहले यहाँ से यहाँ, फिर ये V0 है और फिर ये 0 हो गया, तो V1 से V2 तक लेंगे केवल। V1 कितना है V0, V2 कितना है 0, n कितना है 2, तो 2 लेंगे, 2 तक ही लेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ V0 स्क्वायर बाई 2, दैट इज V0 बाय √2। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर एक कंप्लीट ग्राफ होता है अल्टरनेटिंग प्लस माइनस में, अल्टरनेटिंगली कंप्लीट ग्राफ होता है, तो इसकी RMS वैल्यू V0 ही होती, उसमें कोई चेंज ना होता, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से ये जो हमने पहले रिजल्ट देखा था वो एक
कर्व टाइप का था, नॉट रेक्टेंगुलर टाइप का। साइन का हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ग्राफ था वो, राइट। ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप आराम से सॉल्व करके आ सकते हैं भाई। ये बात आप बिल्कुल माइंड में रखें, क्लियर रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरीके से अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे, जितनी जरूरत है आपको उतनी जरूरत यहाँ पे हमने फुलफिल कर लिया है। फंडामेंटल हमने बेसिक क्लियर हो गया है। आप PYQs में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके आए होंगे वो सब कवर हो जाएंगे यार, सब अपने आप कर लोगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो, ओके। तो गाइस इन दिस क्वेश्चन एसी वोल्टेज आपको दे रखा है जो टाइम वेरिंग वेरी कर रहा है, आप देख सकते हैं टाइम वेरिंग एसी वोल्टेज है, दिस इज टाइम वेरिंग एसी वोल्टेज, राइट। तो देखो V की वैल्यू दे रखी है 120 साइन ऑफ 100 पाई टी इंटू कॉस ऑफ 100 पाई टी, मल्टीप्लाई में है, देखिए साइन का फंक्शन भी है, कॉस का फंक्शन भी है, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, आप देख सकते हैं 100 पाई टी 100 पाई टी, ठीक है, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, और V इक्वल टू 120, दिस इज द फंक्शन। आपसे पूछेगा इसकी पीक वैल्यू बताओ, इसकी एवरेज वैल्यू बताओ, इसकी RMS वैल्यू बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जब भी ऐसी कोई इक्वेशन गिवन हो, करंट की हो या वोल्टेज की हो, जिसमें दोनों फंक्शन गिवन हो, साइन भी है कॉस भी है, मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाइड में है दोनों, ठीक है। तो भाई इसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा, तो साइन में कन्वर्ट करो या कॉस में, बस ऑब्वियसली साइन में ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें साइनोसोडल एसी ही चाहिए होती है ये सारी वैल्यूज निकालने के लिए, वही हमने कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले V इक्वल टू, देखो ये है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये 120, अगर मैं इसको लिख लूँ 60 इंटू 2 साइन ऑफ 100, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, साइन ऑफ 100 पाई टी इंटू कॉस ऑफ 100 पाई टी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या बन गया, देखो ये बन गया 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, ये बन गया आपके पास 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ 2a या थीटा मान लो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो इसका थीटा 100 पाई टी ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इस पूरे वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूं मैं साइन 2 थीटा से, थीटा का मतलब ये 100 पाई टी, थीटा का मतलब ये 100 पाई टी, ठीक है। तो यहां पे मैं V को लिख सकता हूं 60 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह 100 पाई टी, 100 पाई टी, एंगल दोनों का सेम है, ध्यान से देख लेंगे आप। तो V इक्वल टू बन जाएगा 60 साइन ऑफ 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 200 पाई टी, ये बनी आपकी फाइनल इक्वेशन। देखो यही होती है ना साइनोसोडल सिंगल साइनोसोडल वेरिंग करंट, V इक्वल टू 60 साइन 200 पाई टी, राइट। तो साइन का फंक्शन है 200 पाई टी, अब कुछ भी निकाल लो, अब तो हमें पता ही है। पीक वैल्यू कितनी है, ये रही पीक वैल्यू कितनी है 60 एम्पियर। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे वो तो हमें पता ही है, इसका एवरेज क्या होता है, इसका एवरेज है ना, इसका एवरेज क्या होता है, हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं एवरेज, तो ये 60 एज इट इज, इसका एवरेज होता है 2 बाई पाई, तो ये हो जाएगा दिस इज 120 बाय पाई, इतना एम्पियर। या फिर अगर ये नहीं पता आपको, वैसे तो पता होना चाहिए, तो ये आप फॉर्मूला 2 आई नॉट बाई पाई भी यूज कर सकते हो साइनोसोडल वेरिंग करंट के लिए डायरेक्ट। और अगर IRMS चाहिए तो IRMS कोई टेंशन नहीं है, आई नॉट बाई रूट 2 होता है, और आई नॉट आपका है 60 यहाँ पे, ना कि 120, क्योंकि हमने इसको साइन कॉस को साइन में बदलना था पहले, और बाई रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो तो आएगा 30 रूट 2 एम्पियर। कैंसिल करने के बाद अब इसकी फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे, यहां से पता चला, यहीं से फ्रीक्वेंसी निकालने स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये दो फंक्शन है, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं सर, ये आया साइन 200 पाई टी, यानी ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा टी छोड़ दो तो जो बचा वो ये ओमेगा है, दिस इज ओमेगा आ गया 200 पाई। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ, 200 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल, एफ आ गया 100 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी है। यानी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज इतनी फ्रीक्वेंसी पे एक तरीके से वेरी कर रहा है, अपने आप की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, एसी करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सारी वैल्यूज हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे देख लिया, नो प्रॉब्लम गाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल गए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो आप समझ गए होंगे इसकी सारी कहानी मेरी जुबानी, और औसम तरीके से आपने कंसेप्ट को सीख लिया होगा बढ़िया तरीके से। इस पर डिपेंडेंट आने वाले क्वेश्चन अब आप मस्त तरीके से सॉल्व करके आ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दैट इज एसी सर्किट, वहां से क्वेश्चन आने का चांस 100% होता है। अब बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ओके। कोई दिक्कत होगी फिर भी आप बता सकते हैं, बिना शर्माए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में औसम तरीके से, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।